नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें प्लेटो का परिचय एवं प्लेटो का काव्य सिद्धांत कि प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या है, किस प्रकार का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। तो प्लेटो का जन्म जो हुआ था वह समय था 427 से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके समय काल से पूर्व ही यूनान में विभिन्न दार्शनिकों, काव्यशास्त्रियों तथा इतिहासकारों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसका परिचय हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि यूनान का काव्यशास्त्र हम पढ़ते हैं। यूनान एथेंस में 3 नगर हुए थे, उनकी त्रासदी किस प्रकार हुई, किस प्रकार प्लेटो का वहां पर जन्म हुआ, तो वो सारी चीजें हम पिछले सत्र में अध्ययन कर चुके हैं। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रिपब्लिक, इयॉन, सिंपोजियम, फीडो, फीड्स, पार्मेनियड्स, सोफिस्ट, अपोलॉजी, स्टेटमैन, फिलेबुस, टाइमियस, क्रिटियस, लॉस, गार्गियस, क्लाइप्सिस। तो ये सारी रचनाएं प्लेटो की हैं, जिनमें रिपब्लिक, इयॉन, अपोलॉजी, फिलेबुस, सिंपोजियम और फीडो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इयॉन और रिपब्लिक से तो बहुत बार प्रश्न बनता है कि इयॉन और रिपब्लिक किसकी रचना है, तो वो प्लेटो की रचना है। प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयॉन, सिंपोजियम और रिपब्लिक में ही उनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती हैं। किसकी? सुकरात की। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित हैं। सुकरात के विषय में ये कहा गया था कि उस समय यूनान में युवकों को बरगलाने का जो कार्य वो सुकरात ने किया था, इसलिए वहां के जो प्रशासन के राजा थे उन्होंने सुकरात को सड़कों पर मरवा दिया था। तो बहुत ही त्रासदी भरा अंत देखा प्लेटो ने, तो उसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही ज्यादा पड़ा है। प्लेटो द्वारा रचित जो फिलेबुस ग्रंथ है, आलोचनात्मक सामग्री के रूप में अधिक उपादेय वह नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकवादी अथवा उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण वे स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने एकेडमिया, एक शिक्षण संस्थान खोला था प्लेटो ने, जिसका नाम एकेडमिया था। शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसमें यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो ने वहां पर एक एकेडमी खोली थी यूनान में, यूरोप में, तो उसे ही प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाने लगा। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। वह कहते हैं आदर्श राज्य की अवधारणा हो, आत्मा की अमृत सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा एवं सृष्टि शास्त्र। प्लेटो प्रत्ययवादी आदर्शवादी दार्शनिक थे। तो इस पे भी कई बार प्रश्न बनता है कि प्रत्यय कैसे थे, तो वह प्रत्ययवादी एवं आदर्शवादी दार्शनिक थे। इस दर्शन के अनुसार विचार प्रत्यय ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का ही अनुसरण है। इसका कहने का तात्पर्य है कि विचार अगर मस्तिष्क में हमारे कोई विचार आया कि हम किसी कार्य को करें, जैसे हम कोई पुस्तक लिखें या कोई टेबल बनाएं या कोई कार्य करें, तो विचार ही प्रथम है और जो बाद में उस विचार का ही अनुकरण हम करते हैं। तो विचार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। विचार हमारे मस्तिष्क में ईश्वर ने भेजे, तो उसका हम अनुकरण करते हैं, उसको हम साकार रूप देते हैं। कलाकार अनुकरण का इस संसार का अनुकरण करता है, यानी अनुकरण का ही अनुकरण करता है, इसलिए उसकी कलाकृतियां सत्य से 3 गुनी दूरी पर हैं। वे कहते हैं कि कविता क्या है, सत्य से 3 गुनी दूरी पर है, तिगुनी दूरी पर है। उसका तात्पर्य यह है कि जैसे हम
जैसे पर्वत पहाड़ वो किसने बनाए, ईश्वर ने। व्यक्ति उनके बारे में सोचेगा, कल्पना करेगा, कविता लिखेगा, कोई कवि होगा तो वह जो है उस प्रकार उसको साक्षात वो वैसा ही वर्णित नहीं करेगा, उसे अपने मन मस्तिष्क से और अधिक उनका विस्तार करेगा। तो यानी जो सच्चाई है वो उस कविता में नहीं होती और सत्य सत्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उसे 3 गुना दूरी पर उन्होंने बताया है। प्लेटो के प्रत्ययवादी दर्शन में प्रत्यय परम सत्य, प्रत्यय का आभास प्रबंध वस्तु जगत का प्रतिबिंब कला जगत क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। यानी अर्थात किसी कलाकार की कलाकृति इस दृश्यमान, ये दृश्यमान हो जाएगा, दृश्यमान जगत का अनुकरण होती है। यानी कलाकार क्या करता है, ईश्वर ने किसको बनाया, जगत को, और जगत में से किसी वस्तु को लेकर नदी पहाड़ पर्वत पुष्प यहाँ की किसी भी बारे में अगर कोई कवि कविता करता है तो वह क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई कृति है, उसका अनुकरण करता है। यानी अनुकरण का ही वह अनुकरण करता है, यानी जो वस्तु है उसी के बारे में वो बताता है, तो अनुकरण का ही अनुकरण उसे कहा गया है। प्लेटो ने कला को ग्रहण करने योग्य वस्तु न मानने के पीछे 2 आधार माने हैं, दर्शन और प्रयोजन। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूरी होने के कारण कला, ये कला है, कला मिथ्या या झूठ होती है। जो व्यक्ति कलाकार होता है, कलाकृति करता है या कविताएं लिखता है तो वह सत्य से 3 गुना दूर होती है। यानी जो सत्य होता है उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता, अलग से अपने उस विचार के बारे में, उस बात के बारे में बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह सत्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाता है। जैसे कविता में कवि किसी नारी का वर्णन कर रहा है या उसकी आंखों के, तो कितनी झूठ उसमें बोलता है बातों को सुंदर प्रस्तुत करने के लिए, तो ये सब क्या है, झूठ है, मिथ्या है। प्लेटो के शब्दों में कहा जाए तो कला सत्य से त्रिधा अपेत दूरी पर है। प्लेटो की आयविक एकता ऑर्गेनिक यूनिटी के सिद्धांत को सभी कलाओं के लिए आवश्यक मानते हैं। प्लेटो ने काव्य का विरोध कर इन रूपों में किया है, काव्य का विरोध इन रूपों में, यहाँ पे इन आ जाएगा, इन रूपों में किया है, बौद्धिक नैतिक भावात्मक एवं शुद्ध उपयोगितावादी। कविता का उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है कविता का। प्लेटो सब मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो, जो हमारे मन मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डाले। यानी कविता क्या करती है, व्यक्ति को झूठ की ओर ले जाती है। यानी कविता हमने पढ़ी, कोई भी साहित्य इस प्रकार का पढ़ा, इसमें वर्णन इतना अच्छा किया गया है उस चीज के, तो क्या है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उसी का प्रभाव पड़ता है, वह सत्य से अवगत नहीं हो पाता कि सत्य क्या है। तो ये क्या है, उसका दुष्प्रभाव है कि सत्य को जानना ही व्यक्ति का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो सत्य से क्या करता है, कलाकार व्यक्ति को दूर ले जाता है, तो यह अच्छा कार्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो जो मन होता है उसका दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। प्लेटो कविता को इस रूप में स्वीकारते हैं कि वह जीवन के शुभ का अनुकरण करे। यानी वे कहते हैं कि कविता वह कार्य करे जो जीवन में शुभ हो, शुभ अवसर हो, शुभ यानी अच्छा, हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करे, अच्छी हो, और वह व्यक्ति का उत्थान करे, व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाए, न कि उसको पतन की ओर। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने के कारण भी किया है। कला की कविता क्या है, ईश्वर की अनुकरण कृति है, जो ईश्वर ने बनाया, कभी उसी को अनुकरण करके बार बार उसके बारे में ही लिख रहा है, तो यही अनुकरण है। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने का कारण भी बताया है कि ये क्या है, अनैतिक है। प्लेटो द्वारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द का अर्थ 2 प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अनुकरण करता है। विचार जगत व दृश्यमान,
वास्तविक जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए यह तत्व मीमांसा से संबंधित है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आया, विचार क्या है, ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है विचार और जगत में दृश्यमान, फिर उसने विचार आया कि हम एक कोई वस्तु का निर्माण करें, फ्रिज बनाए या टीवी बनाए, है ना। तो ये विचार ईश्वर ने ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भेजा और व्यक्ति ने उसी का अनुकरण करते हुए उसको सत्य में वो किया, उसका निर्माण किया। तो क्या है, वास्तविक जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए यह तत्व लिया गया है और मीमांसा दर्शन से यह तत्व संबंधित है। तो विचार जगत व दृश्यमान वास्तविक जगत के बीच संबंध की उन्होंने व्याख्या की है। वास्तविक जगत वह कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए यह नैतिकता से संबंधित है कि वास्तविक जगत और कला जगत में सच्चाई होनी चाहिए। यह नहीं कि जो नहीं है उसके बारे में तुम व्याख्यायित करो, उसके बारे में लिखो और दर्शकों को या पाठकों को भ्रमित करें। तो यह नहीं है, सच्चाई से अवगत हो और नैतिकता से संबंधित हो। जो कविता हो, कहानी हो या काव्य हो, जो भी रचना हो वह नैतिकता से हो, व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का विकास हो उससे। प्लेटो ने काव्य रचना से लेकर विधा के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। वो कहते हैं कि सभी क्या है, ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त शक्तियां हैं, उनके द्वारा व्यक्ति ये कार्य करता है। प्लेटो का मानना है कि कवि या रचनाकार एक माध्यम मात्र है, यानी विचार किसने भेजा मस्तिष्क में, ईश्वर ने। वह क्या है, उसको साकार करने का माध्यम है। काव्य का वास्तविक रचयिता ईश्वर होता है। ये किसका कथन है, कौन मानता है, प्लेटो। इयोन नामक संवाद में प्लेटो काव्य हेतु को ईश्वरीय उन्माद स्वीकार करते हैं। प्लेटो का काव्य सृजन प्रेरणा देवी शक्तियों को मानते हैं। वो कहते हैं देवी शक्तियां हैं, वही काव्य का निर्माण करवाती हैं और इस देवी को वह म्यूजिस कहते हैं। प्लेटो द्वारा किए गए काव्य के भेद, प्लेटो ने कुछ काव्य के भेद किए हैं, वो इस प्रकार हैं। अनुकरणात्मक में क्या कहते हैं, प्रहसन और दुखांत नाटक। प्रहसन क्या है, कहीं हंसी मजाक के जो नाटक होते हैं प्रहसन कहलाते हैं, और दुखांत नाटक, कोई रचना हो, कहीं कोई दुख का वर्णन हो रहा हो कहीं उसका, तो वो नाटक अनुकरण कहलाते हैं। वर्णात्मक है दिठिरैप, मिश्र महाकाव्य। प्रगीत के अंतर्गत शब्द माधुर्य और लय को लिया गया है। इनमें माधुर्य और लय शब्द पर आश्रित रहते हैं। प्लेटो से पूर्व होमर और अरिस्टोफानेस ने अपनी रचना क्रमशः, होमर की रचना है हिम टू अपोलो और वीमेन, और इसकी रचना है अरिस्टोफानेस की वीमेन सेलिब्रेटिंग द टेस्मोफोरिया, और होमर की है हिम टू अपोलो में अनुकरण मूलक कला की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार अनुकरण करने वाली कला कौन कौन सी हैं। हमारे अनुकरण के लिए होमर, इधर होमर आएगा, सॉरी हमारे होमर ने, इधर होमर आ जाएगा। होमर ने अनुकरण के लिए माय में शेष शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो द्वारा काव्य का विरोध बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक एवं उपयोगितावाद की दृष्टि से हुआ है। प्लेटो ट्रेजेडी का मनोभाव है और करुणा से वह मानते हैं। जर्मन विद्वान कंपे पर वे लिखते हैं, काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है। वे लिखते हैं कि काव्य रचना करने से अच्छा है कि आप ऊन काट लो। किसी काव्य को इतना खराब उन्होंने बताया है। प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो हमें इस तथ्य से अवगत कराएंगे कि प्लेटो की विचारधारा किस प्रकार की थी। हमने इन सभी उसका अध्ययन किया, इसमें देखा कि प्लेटो का सिद्धांत क्या है। क्योंकि कला नकल की नकल है, वे कहते हैं कला है जो वह क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, उसकी ही नकल है। छाया की छाया है, अतः मिथ्या है, यानी झूठ है। वास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है
और ना ही राज्य का। वह कहते हैं कि जिस प्रकार कोई कविता या कोई कला न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही वहाँ के राज्य का। कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। ये कथन है प्लेटो के। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। उदात्त भावना उनमें कुछ करने की प्रेरणा जगाना। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक वह काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। यह भी प्लेटो का ही कथन है कि बोध शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी वह कविता कर पाएगा और देवतुल्य उपहार का वो अधिकारी बन सकता है काव्य के। काव्य समाज के लिए हानिकारक है। वह कहते हैं कि कविता या काव्य क्या है, वह समाज के लिए हानिकारक है। व्यक्ति उदास है, दुखी है, उसने कोई कविता सुनी तो वह क्षणिक सुख प्राप्त कर लेगा, पर बाद में सच्चाई से तो उसे अवगत होना ही पड़ेगा, जिसका आधार ही मिथ्या है। यानी कविता का आधार क्या है? झूठ है, मिथ्या है। वह उपयोगी कैसे हो सकता है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए? आदर्श गणराज्य में कवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। रिपब्लिक का एक कथन है प्लेटो का कि गुलामी जो है वह मृत्यु से भी भयावह। उन्होंने देखा कि वहाँ के समाज में सुकरात को गुलामी का वो करना पड़ा और उन्हें उस अपने समाज में उन्होंने देखा कि किस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, उन्हें गुलाम बनाया है, तो उनके मन मस्तिष्क पर उसी का प्रभाव पड़ा है। तो आज के सत्र में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।